हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसका अंदाजा आपने थंबनेल देखकर लगा लिया होगा कि हम इतना इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं कि एक ही वीडियो के अंदर 14 के 14 चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सुनकर और लिखकर बाय डिफॉल्ट 4 से लेकर 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। इसका एहसास आपको जब आप 10 मार्क्स पेपर देकर आओगे ना, तब फील होगा कि हाँ यार, ये गेम चेंजर था, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। और इनफैक्ट जब आप मैराथन्स ले रहे होगे या सेल्फ स्टडी भी कर रहे होगे, तब भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। शर्त एक ही है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और साथ साथ लिखना है। लिखना इसलिए जरूरी है कि आपके सारे के सारे सेंसेस काम करेंगे, सुनने वाला, देखने वाला, फील करने वाला, और हो सके तो बोलकर भी लिखोगे तो बोलने वाला सेंस भी काम करेगा। तो कहानी यहां पर यह है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा अगर आप इसे लिखते हो तो। ऑल्दो अगर नहीं लिखना चाहते तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आ जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आने वाली हर एक पीडीएफ भी वहीं पर ही आएगी। तो शुरू करते हैं। आपका और अपना काम आसान करने के लिए, आसान तो नहीं बोलेंगे, काम आसान नहीं है, काम जल्दी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बस आपका भी और अपना भी। तो कहानी यहां पर यह कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें यहां पर लिख कर लाया हूं। समझाने का जोश, समझाने का तरीका हाई रहेगा, लेकिन लिखने का काम कम से कम करेंगे। चलो, मतलब मैं कम से कम करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-2.5 घंटे यहां पर लिख चुका हूं। अब आपकी बारी है, चलो शुरू करेंगे। तो कहानी यहां पर यह, पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स। मोटा मोटा ये चैप्टर 2 से लेकर 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बात हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन को प्रमोट करता है। ये कहता है कि अगर एक कॉम्पोजिट नंबर, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी वो अपनी 1 की और किसी अन्य टेबल में भी आएगा तो उसको कॉम्पोजिट कहते हैं। फिर आता है प्राइम नंबर, जो 1 और अपनी टेबल में आएगा, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 1 जो होता है, 1 वो ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। यहां पर बात हो रही है सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर की, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कह रहे अगर उसके फैक्टर किए जाएं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकल कर आएगा, यानी उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्राइम नंबर होंगे ये यूनिक नेचर के होंगे। आप निकाल लो, मैं निकाल लूं, सेम है। अच्छा इंसान, बुरा इंसान निकाल ले, सेम रहेगा। हाँ, लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे आपने 156 ले लिया, 156 के प्राइम फैक्टर करना शुरू करोगे तो ये 2 की टेबल में जाएगा, जैसे 7 पर और 8 पर, फिर 2 पे जाएगा 3 पर और 9 पर, फिर 3 की टेबल में जाएगा 1 पर और 3 पर, और फिर 13 की टेबल में आ जाएगा 1। तो यानी 156 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू 13, और ये सही भी है और यूनिक नेचर का भी है, यानी दुनिया जहान का कोई भी इंसान करेगा तो यही आंसर आने वाला है। फिर बात करते हैं बेटा को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम √3 को इरेशनल प्रूफ करेंगे यहां पे काम आएगा। कॉम्पोजिट समझ में आ गया, प्राइम समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गई। को प्राइम होता है ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आता है। जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्राइम है। जैसे 10 और 17, ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF क्या आता है बेटा? 1 आता है, ठीक है ना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। फिर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी √3 को इरेशनल करने में काम आएगी। कहते हैं अगर एक नंबर है a, वो b स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो a जो होगा वो भी b को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एग्जांपल के तौर पर, जैसे 3 है, वो 81 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो वो 81 के स्क्वायर रूट यानी 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, एंड वाइस वर्सा। 9 को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बेस पर हम 2 टॉपिक सीखते हैं, वो है LCM और HCF, और दूसरा टॉपिक आता है √3 को मतलब इरेशनल प्रूफ करने वाला, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहला टॉपिक आ गया LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। यहां पर हम 2 नंबर्स का LCM और HCF निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नंबर्स का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर तुमको पता है 2 का ही पूछा जाता है, और वेरिफिकेशन फॉर्मूला भी खाली 2 का ही एग्जिस्ट करता है। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 24 और 104 का LCM और HCF निकालना सीखते हैं। देखो, LCM का मतलब और HCF का मतलब क्या हमें आना चाहिए? देखो, निकालना तो आ ही जाएगा, मतलब भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम नहीं होंगे। मैं ये बात अपनी मैराथन में बताऊंगा और आज ही बता देता हूं। LCM का मतलब क्या है? 24 और 104 का LCM का मतलब क्या है कि अगर मैं 24 का टेबल लिखूं, 24 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं
और 104 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करूं तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा ना वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ क्या होता है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूं, टुकड़े करूं, ब्रेक डाउन करूं प्राइम फैक्टर्स में, तो सबसे पहला या जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो बता रहे हैं। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपको बताना। सही है जी। अब इसको निकालते कैसे हैं? आप 24 के प्राइम फैक्टर कर लो, बहुत इजी है। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, तो हमारा 12 को, अच्छा फिर आ गया 104 को भी लिख लो, यह आ गया 2, 52, 2, 26, 2, 13, 13, 1। तो अगर मैं 24 की बात करूं तो वो आ गया 2 का क्यूब इंटू में 3, और अगर मैं 104 की बात करूं तो वो आ गया 2 का क्यूब इंटू में 13। तो जो मेरा एचसीएफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला आ जाएगा, जो कॉमन होता है। ठीक है ना, कॉमन हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कॉमन आ गया तो मेरा एचसीएफ आ गया 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। फिर अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो जो कॉमन होता है वो तो आता ही है, जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 312, तो मेरा एलसीएम आ गया 312। अब मैं इसकी ट्रिक अगर तुमको बताऊं तो वो ये है, एचसीएफ और एलसीएम को मैं बोलता हूं छोटी पावर और बड़ी पावर। अब एचसीएफ में फोकस करना, पहले ये क्वेश्चन देख लो फिर इस पे दोबारा आएंगे। अब जैसे अगर ए जो है वो पी का स्क्वायर इंटू में क्यू का क्यूब, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे। बी जो आ गया पी इंटू क्यू की पावर 4 है, तो अगर हम ढंग से देखें तो पी की छोटी पावर हमारी एचसीएफ हो जाएगी यानी 1, और क्यू की छोटी पावर आ गई क्यूब, तो ये मेरा एचसीएफ आ गया। एलसीएम बड़ी पावर होती है, पी की बड़ी पावर है 2 तो बड़ी पावर आ गई, और क्यू की बड़ी पावर है 4 तो ये मेरा एलसीएम। यही काम मैंने यहां पर भी किया है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में 2 की बड़ी पावर कौन सी है? 2 की बड़ी पावर 3 है, 3 की बड़ी पावर क्या है? 1, वो भी आ गया। 13 की बड़ी पावर क्या है? 1, वो भी आ गया। तो ये हो गया मेरा एलसीएम। एचसीएम मतलब छोटी पावर। 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 3। अब 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? भाई यहां तो 3 है ही नहीं, यहां तो 13 है ही नहीं, 0 है ना, तो यहां पर क्या आ गई बेटा? 0, यानी वो है ही नहीं, जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं ना। अब यहां मतलब जो नहीं दिख रहा वो तो है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 2 का क्यूब यानी 8 आ गया। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन तो बड़ी इजीली क्रैक कर लोगे, और एलसीएम एचसीएफ नंबर वाले क्वेश्चन भी बड़ी इजीली क्रैक कर लोगे। फिर आता है वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला। मतलब ये कहता है कि अगर आप 24 और 104 को मल्टीप्लाई कर लो, और एलसीएम और एचसीएफ 8 और 312 को मल्टीप्लाई कर लो, तो सेम ही आंसर आएगा। तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा? सेम आएगा। तो यहां पर आ गया 2496 आप लिखोगे, और यहां पर भी आएगा 2496, दोनों सेम आ जाए। क्लियर है जी? क्लियर है जी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? एचसीएफ हमेशा फैक्टर होगा एलसीएम का, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 8 जो है वो 312 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, धाराशाही कर रहा है। चेक कर लो, हमेशा जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का प्राइम फैक्टर होगा। ये 1 मार्कर एसर्शन रीजनिंग या एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बात आपको पता है। ठीक है ना। अब इस चैप्टर के अंदर अगर ध्यान से देखें तो और कुछ भी नहीं है। फिर वो आता है √3 को इरेशनल प्रूफ करना। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ प्रोसेस जो हम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम पहले उस नंबर को रैशनल मान के इरेशनल प्रूफ करते हैं, सॉरी मांगकर। ठीक है ना, तो उसको हम करेंगे क्लासेस के अंदर। अब यहां पर आते हैं हमारा अगला चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल, और इस साल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी बेसिक फॉर्म होती है ये, सब जानते हैं। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है? ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ax² प्लस bx प्लस c। अब एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा तो 2x² प्लस 3x माइनस 6, या 2x² प्लस 3x, या 2x² माइनस 6, समझ रहे हो, या खाली 2x²। ये क्या है बेटा? हमारे एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये a है, ये b है, और ये c है। डिग्री कितनी होती है बेटा इसकी? 2। हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री, इसकी होती है 2। नंबर ऑफ जीरो, ऐसे कहा जाता है जितनी डिग्रीज होती हैं उतने ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं। एक भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि है ही नहीं, एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एक का नाम हम देते हैं अल्फा और एक का नाम हम देते हैं बेटा बीटा। फिर आता है हम किस मेथड से जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। मेथड का नाम एक ही है, वो है फैक्टराइजेशन। अब हम लोगों ने 3 बताए थे, याद है?
मैंने कहा था कि आप एक जंग पे जा रहे हो युद्ध करने, और आपका दुश्मन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप 3 तीर लेकर जाओगे उसका वध करने के लिए। पहले तीर का नाम होगा बेटा फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन क्या है? वो जो तीर जहां पर पड़े होते हैं ना, तीर जहां पड़े होते हैं उस बॉक्स को हमने नाम दे दिया फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, आप बताना मुझे कमेंट में। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आता है बेटा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है जी, ये हम सीखेंगे अपनी क्लासेस के अंदर हाउ टू स्प्लिट। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर नहीं होगा ना, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी इसको हमें क्या करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। क्या करना है बेटा? टुकड़े टुकड़े करना है। अब फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है और 3x और यहां पर आ गया +2, तो मैं 3 के टुकड़े करूंगा, तो मैं तीर चलाऊंगा और 3 के टुकड़े कर दूंगा और एक फैक्टर बन जाएगा बेटा x+1 और एक फैक्टर बन जाएगा मेरा x+2। स्प्लिट करना करते कैसे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। फिर आता है बेटा अगर मान लो हमारा ऐसा एक फैक्टर आ जाता है x² - 25, तो मैंने पहला तीर निकाला और मारने की कोशिश की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, तो वो मिडल टर्म तो है ही नहीं ना, बीच से निकल जाएगा। मिडल टर्म के तो बीच से ही निकल जाएगा, मिडल टर्म ही नहीं है। तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं बेटा हमारी आइडेंटिटीज। ये सब एग्जांपल्स हैं फैक्टराइजेशन के। हम यहां लगा सकते हैं x का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। सही है, तो ये भी क्या हो गया बेटा हमारे फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर हो गए। फिर दूसरा तीसरा लास्ट मेथड आता है, वो है कॉमन ले लेना। क्या ले लेना? कॉमन ले लेना। कॉमन ले लेना, ले लिया। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आ जाए 6x² - 3x, फिर अगर मैं पहला तीर चलाता हूं बीच से निकल जाएगा, दूसरा तीर चलाता हूं कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। हां, लेकिन अगर मैं इसमें से 3x कॉमन ले लेता हूं तो 2x - 1 बच जाएगा। तो एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये आ गया। यहां से हमारे अल्फा बीटा निकल सकते हैं। ठीक है जी, यहां से अगर इन दोनों को 0 पुट करूंगा अल्फा बीटा, इन दोनों को 0 पुट करूंगा अल्फा बीटा, इन दोनों को 0 पुट करूंगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा निकालने का एकमात्र तरीका है वो है फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है जी, इन डीपली सीखेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक और आता है, बता दूं मैं आपको, पहले बता दूं, एक और आता है, पता है ना तुम्हें, माता रानी का आशीर्वाद। जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी मदर्स, ठीक है ना, उनके आशीर्वाद से एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी सीखेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। फिर यहां पर आता है वेरिफिकेशन फॉर्मूला, जल्दी जल्दी याद कर लो, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूं, पॉइंट टू रिमेंबर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है बेटा? c/a। ये ध्यान रखना, ये होता है हमारा a, ये होता है b, ये होता है c। यहां पर a है 2, b क्या है 3, c है 0। a है 2, b है 0, c क्या है -6, a क्या है 2, b भी 0 है और c भी 0 है। तो यहां पर हम देखेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लास्ट ईयर मैंने 3 लिखवाए थे, इस बारी 2 कर दिए। क्यों? क्योंकि वो आता ही नहीं है। ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बेटा ये उसी आइडेंटिटी से बना है, चेक करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको वहां ले जाओ, वही वाला फॉर्मूला बन गया। लेकिन हमारा यहां मकसद, ये क्वेश्चन कौन से हैं भैया? मियां जी, मकसद वाले क्वेश्चन है। ये मकसद वाले क्वेश्चन है। क्यों? मकसद क्या है हमारा, एम क्या है? पूरे के पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना। याद है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये फॉर्मूला है, याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला चाहो तो मैं लिख सकता हूं, मुझे तो याद ही है, वो आएगा बेटा अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना इग्नोर भी कर सकते। फिर आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एमसीक्यूज को बहुत आसान बना देंगे। पहला कह रहा है, अगर कलर चेंज करो, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक 0 जो है वो दूसरे 0 का क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। यानी अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ बीटा के बराबर है। या आप छोड़ो यार, अगर आपको ये लाइन दिखती है ना, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, आप सीधा b को 0 पुट कर दो। आप सीधा क्या करो, अपने b को 0 पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ये k की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अल्फा जो है वो 1 बाय बीटा है,
तो सी को ए के बराबर रख दो, काम हो जाएगा। सी को ए के बराबर रख दो, काम हो जाएगा। ये मुझे फॉर्मूले याद चाहिए सारे। फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। अल्फा बीटा निकालते कैसे थे? फैक्टराइजेशन। अब अगर अल्फा बीटा गिवन हो तो हम जीरोस कैसे, तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला है। कह रहे के, अब ये के का क्या काम है हम क्वेश्चन में बताएंगे। वैसे लगभग सभी बच्चों को पता है कि के का क्या काम होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कह सकते हो ये आता है अल्फा प्लस बीटा, और ये आ गया बेटा अल्फा बीटा। के का क्या काम है जब क्वेश्चन आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल हमारी आज की क्लास है फॉर्मूला याद करने वाली। ठीक है बेटा, इसको याद रख लेंगे, इसको याद रख लेंगे। तीसरा चैप्टर आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिक फॉर्म आती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखो पेयर का मतलब होता है जो भी इक्वेशन आएंगी वो पेयर में आएंगी, दो आएंगी। लीनियर का मतलब यहां पर यह होता है जिसकी डिग्री क्या होगी प्यारे बच्चों? 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी। इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है एक LHS भी होगा और एक RHS भी होगा, और दो वेरिएबल होंगे तो जनरली जो दो वेरिएबल होते हैं वो x और y लेकर आप चलते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर इक्वेशंस की बात करें तो लेट्स से 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 9x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं जिसमें हमारा a1 जो है वो 3 है, b1 जो है वो -5 है और c1 जो है वो 7 है, और a2 की बात करूंगा तो वो 9 है, b2 की वैल्यू 4 है और c2 की वैल्यू बेटा -8 है। सही है जी। अब सिंपल सी बात है, जब हमने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था तो उसके कितने सॉल्यूशंस थे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप एक x की वैल्यू डालते थे, आपको एक y की वैल्यू मिल जाती थी। लेकिन इस साल जब हमने पढ़ा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अन्य प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है a1, b1 और c1 पर, ठीक है ना, और a2, b2 और c2 पर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं जिससे आप भी यही हो मैं भी यही हूं। देखो अभी तो मैराथन स्टार्ट नहीं हुई, पहली पेपर हम आपको बता देते हैं कैसे बनने वाला है। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा 2 मिनट अभी एक ब्रेक लेकर, कि ये प्रिडिक्ट करना कि पेपर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ना, मैथमेटिक्स में इट्स वेरी इजी। टॉपिक बता सकते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि हमने पास्ट में मैंने ऐसा बहुत बारी किया है कि बच्चों को बताया कि ये क्वेश्चन आएगा और वो आ भी जाता है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है मेरी एक्सपीरियंस और सरस्वती माता का हाथ ऊपर होता है, ऑब्वियस सी बात है, वरना एक कम एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं कर पाएगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, टॉपिक एक 10th वाला बच्चा भी प्रेडिक्ट कर सकता है, ये कोई भी बता देगा कि यार ये टॉपिक आएगा। अब अगर आप बोलोगे यार कल √3 इरेशनल करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपने पेपर लीक कर दिया। वो तो पता ही है, सबको आना ही है, मुझे पता है, आपको ही पता है, सबको पता है, सीबीएसई को पता है, एवरीवन नोज कि √3 इरेशनल वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी वो के की वैल्यू फाइंड करने वाला एक एमसीक्यू 2 मार्कर और 3 मार्कर आएगा ही आएगा। आओ समझते हैं। कंसिस्टेंट, तो ये थोड़ा भ्रम से भी हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग ना इस साल। चलो देखो, कह रहे हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है दो प्रकार का, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 by a2 बराबर नहीं होगा b1 by b2। सही है जी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 by a2 b1 by b2 के तो बराबर है लेकिन वो c1 by c2 के बराबर नहीं है। और सबसे खतरनाक ना वही है, इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे लाखों बच्चों को फंसाया। देखो फंसे, जाकर देखना मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने क्वेश्चन डाला था, उन्होंने आंसर गलत दिया था। इसके जो लेमडा और के फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, मजेदार हो जाते हैं, एमसीक्यू अच्छे लेवल का हो जाता है। जब यूनिक सॉल्यूशन को ग्राफ पे उतारा जाता है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे आप बात करते हो, उनका ग्राफ डालोगे तो कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसकी आएगी बेटा इंटरसेक्टिंग, और इसकी लाइन आ जाएगी हमारी पैरेलल। क्या आ जाएगी? पैरेलल लाइन। गॉट इट? ठीक है जी। इन सारी चीजों को याद रखेंगे
अगली क्लास से पहले या जब भी पेपर, ऑब्वियसली बात है। मेथड्स टू सॉल्व 3 आपको पहले ही पता है, चौथा बहुत कम बच्चों को पता होगा जो मुझसे पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, ग्राफिक। क्या सर क्लासेस में अपने ये सब पढ़ाओगे? बेटा एक एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ABC वाले क्वेश्चन जो खतरनाक लगते हैं वो भी करूंगा, चिंता मत करो। फिर लास्ट आता है बेटा हमारा SNF स्पेशल मेथड। ये सिर्फ स्पेशल क्वेश्चंस पे ही काम करता है, अरे गहरे किसी क्वेश्चंस पे काम नहीं करेगा। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राफिक मेथड में एरिया वाला क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरा मन कह रहा है कि इस साल किसी ना किसी एक सेट में, देखो आज ही कह रहा हूं ना, अभी तो बहुत टाइम है, मतलब ये मैं वीडियो तब शूट कर रहा हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट जब तुम अपने हिंदी की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो। तो मैं पहले ही बताया, तो मुझे ऐसा दिल कह रहा है कि किसी ना किसी एक सेट या मल्टीपल सेट्स में एरिया फाइंड करने वाला इस साल क्वेश्चन आएगा, जो कि पास्ट कई सालों से शायद दिख नहीं रहा है। चलो फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या सीन है? वो भी कराएंगे बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो, तेरा फॉर्मूला रिवीजन की बात हो रही है यहां पर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बात बताऊं, ये चैप्टर ना लगभग 70% क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही है। बस यहां पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये तो इक्वल्स टू 0 बन गया, यहां पर भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो वो सब यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री 2 ही है, नंबर ऑफ रूट्स एट मोस्ट 2, यहां हम अल्फा और बीटा नाम नहीं देते, और अब जीरोस को हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, रूट्स बोलना शुरू कर देंगे। वहां पर सिर्फ एक ही मेथड था फैक्टराइजेशन, वही तीर कमान, सारी बात समझ आ गई। लेकिन यहां पर अब जो एक इंपॉर्टेंट है वो ये है, कई बच्चों को ऐसा फील होता है, कई बच्चों को ऐसा फील होता है कि उनसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं हो पाती। तो यहां पर मेरा 10 सेकंड रूल काम करेगा। 10 सेकंड रूल, जब भी तुम्हारे सामने, इस चैप्टर की बात बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही लगा पाओगे कि जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कब लगाना है। तो जब भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, आपको लगता है कि आप 10 सेकंड के अंदर उसके फैक्टर सोच पाओगे, स्प्लिट कर पाओगे, सोच के चाहे लिख कर। 10 सेकंड में आपने वो कर दिया तो ठीक है, वरना अप्लाई, डोंट वेस्ट टाइम। मुझे पता है थोड़ा बड़ा मेथड है, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पर आ जाना। 10-12 सेकंड देना, 10-12 सेकंड देना फैक्टर सोचने के लिए, ठीक है ना। इसकी हम थेरेपी, इसकी हम प्रैक्टिस अपने मैराथन्स में करेंगे। अब क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हम पॉलिनोमियल में ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो ये एक इक्वेशन आएगी, ए है, बी है, सी है, डी निकालना है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा, और तो कोई चांस नहीं है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स, अगर डी 0 से बड़ा आता है तो उसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर हमारा डी पॉजिटिव आएगा तो x के 2 आंसर्स आएंगे, और दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे, और दोनों के दोनों अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डी अगर 0 के बराबर आता है तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, यानी 2 ही आंसर आएंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे और रियल होंगे। अब सिर्फ अगर बोलता है रियल रूट्स, सिर्फ और सिर्फ बोला जाए रियल रूट्स, तो यहां पर डी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये एमसीक्यूज में तुमसे पूछा जाएगा कि रियल रूट में डेफिनेशन ऑफ डी क्या होती है, वो होती है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या के की वैल्यू फाइंड करने वाले बोलेगा रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा है तो ये फॉर्मूला, रियल एंड इक्वल लिखा है तो ये फॉर्मूला, सिर्फ रियल रूट लिखा है तो अब ये फॉर्मूला लगा। अगर ये दोनों है, यानी डी पॉजिटिव है और 0 के बराबर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। प्लस माइनस का मतलब एक बारी पॉजिटिव लेना है, एक बारी नेगेटिव लेना है। डी अगर 0 से छोटा होता है उसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। रियलिटी में उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। 11th स्टैंडर्ड में अगर गलती से आप पहुंचते हो, मतलब मैथ लेते हो, सॉरी गलती से आप मैथ लेते हो, तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वहां पर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऑल पीटीआर्स आर सेम एज पॉलिनोमियल्स पीटी। जो पॉइंट टू रिमेंबर वही नेगेटिव ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला, वहां के हट जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूलेस हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़े वही सेम आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बस ये बात ध्यान लगाना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ करता था, वो अब डिलीटेड है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कह रहे जी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, जो कहता है कि आपके एक ऐसा पैटर्न होगा
कि दोनों नंबर्स जो होंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, वो कॉमन होगा। जैसे यहां पर डिफरेंस 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। ए जो होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। डी जो होता है बेटा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये सेम है, कॉमन है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकाला, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है ना। लेकिन जो इसका रियलिटी में फॉर्मूला रहेगा बेटा वो ये रहेगा, AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है जी। मतलब A3 में से A2 माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जब पेपर में लिखा आता है ना तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं, यार ये क्या ही लिखा हुआ। नॉट एवरी स्टूडेंट, कुछ बच्चों के, क्योंकि जो सिर्फ यही पढ़ रहे हैं अभी तक। ये एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। मैं अपनी हर एक लाइव क्लास में आपको पहले भी बता रखा है कि डी का ये फॉर्मूला याद रख लेना। एजर्शन रीजनिंग वगैरह में पूछते हैं तो समझ नहीं आता क्या लिखा है रीजन में, ठीक है ना। फिर आता है इसकी जनरल टर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एपी चल रही है, मुझे इसकी 17th टर्म फाइंड करनी है, सीधा 70वीं टर्म, तो वो कैसे निकालूंगा, तो वो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप गौर से देखो तो ये सेकेंड टर्म है तो यहां पर एक डी लगा है, ये थर्ड टर्म है तो यहां 2 डी लगा है, ये चौथी टर्म है यहां पे 3 डी लगा है, तो 17 टर्म में 16 डी लगेंगे। यानी एक कम हो जाता है, इससे एक कम हो जाता है, इससे एक कम हो जाता है, तो n से कम कर दिया तो कितना आ गया, n माइनस। तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। यूजुअली क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें कि आपको ये पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, ये निकालना है, या 4 में से कोई 3 टर्म्स गिवन होंगी, एक निकालनी होगी, ठीक है जी। जनरल टर्म एग्जाम्पल के तौर पर फिर वही, a अगर 71 बोला है तो a प्लस 70d आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद। n जो होगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल समझते हो ना, नेचुरल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं, 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 ये 4 लोग खड़े हैं। मैं यहां पर जाके खड़ा हो जाता हूं तो मेरी पोजीशन 2.5 थोड़ा होगी। अब मैं थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तभी तो जब लाइन में बीच में लगते हो तो होता है ना कलेश, हो जाता है ना कांड। तो कहानी क्या है, तभी लोग बीच में क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो एक नंबर पीछे हो गया, समझ रहे हो। तो ये नेचुरल नंबर पे ही चलेगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहेंगी बेटा, नेचुरल रहेंगी, सही है। तो n शुड बी नेचुरल नंबर, यानी 0 नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आता है ना हमारी इस चैप्टर में, चेक करो क्या ये इस एपी का हिस्सा है, इस एपी का पार्ट है, इस एपी की कोई nn टर्म है। तो आप चेक करते हो, अगर n आपका पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाता है, तो यस नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, 0 है, ठीक है ना। चलो फिर आता है सम ऑफ n टर्म्स। जितने ट्रिक्स इस चैप्टर में है ना, शायद ही किसी चैप्टर में, तो थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l। l मतलब लास्ट टर्म है, l मतलब लास्ट टर्म। अगर आपको उस एपी की लास्ट टर्म पता है तो आपको डी नहीं भी पता तो भी आप सम निकाल लोगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और ये तो है, ये डायरेक्ट पॉइंट टू रिमेंबर। एक एक करके चालू हो जाते हैं। एमसीक्यू मान लो आ गया तुम्हारे पेपर में, एबीसी एपी में है तो हमेशा बीच वाले का डबल दोनों के सम के बराबर रखना। आपको ऐसे ना 3 टर्म्स दी हुई होंगी, के की फॉर्म में दी हुई होंगी, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या, और बोलेगा कि ये 3 टर्म्स एपी में, तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर, आंसर। और ये ट्रिक अगले साल भी काम आएगी। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो आपको बोलता है पहले 100 n नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो वो एपी वाला तरीका तो है ही है, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, और ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ भी लेता है, वो है ये। इसको लॉन्च किसने किया था, गॉस ने। गॉस सर थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया था बेटा, गॉस ने, कि ये n+1 डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला लॉन्च किया था। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का उन्होंने सम निकाला था। फिर आता है सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला आता है बेटा n²। याद रख लो, सीधा याद कर लो, क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक जनरल टर्म दे रखी है p प्लस क्यू एन, तो जो हमारा n का पड़ोसी होगा ना वो हमारा d हो जाएगा। d क्या हो जाएगा, n का पड़ोसी, d यानी कॉमन डिफरेंस। आप देखकर ताड़ के बता दोगे। यानी मान लो
अगर हमारा an आया p प्लस 4n तो हमारा कॉमन डिफरेंस ये हो जाए, कॉमन डिफरेंस 4 हो जाए। इसी प्रकार अगर हमारा Sn है p प्लस क्यूएन स्क्वायर, ये भी बात ध्यान रखना कि जो जनरल टर्म होती है nn टर्म जो होगी वो हमेशा लीनियर होगी, और जो सम की जनरल टर्म होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक होगी। तो जो n स्क्वायर का पड़ोसी होगा उसका डबल करना है, बस आपको n स्क्वायर के पड़ोसी का क्या करना है, डबल। ये सब याद कर लो, बस इंप्लीमेंटेशन मैंने ऑलरेडी अपनी सारी लाइफ में पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी अब जो जितनी मैराथन होंगी ये सब अप्लाई करना सिखाओ। फिर एक मिडल टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडररेटेड है लेकिन एग्जाम्पलर में गिवन है। मिडल टर्म का फॉर्मूला वो बता देता हूं कैसे निकालेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। कह रहे हैं अगर n उस एपी में ऑड टर्म्स है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। अगर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो मिडल टर्म आएंगे, n बाय 2 और n बाय 2 प्लस 1। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5। अब मिडल टर्म कौन सी है, बीच वाली, 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 थर्ड टर्म आ गई। लेकिन अगर यहां पर हम 6, 1 2 3 4 5 6, तो मिडल टर्म ये ना ये है ना ये है, ये दोनों मिडल टर्म है, ये दोनों की दोनों मिडल टर्म है। बात समझ में आ गई? तो दो मिडल टर्म आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 2 कितना हो गया बेटा, 3, 3 प्लस 1 4, तो थर्ड टर्म और चौथी टर्म हमारी मिडल टर्म, ठीक है ना। तो सबसे पहले एपी में मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाने से पहले, मिडल टर्म का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए उस एपी में टर्म्स कितनी है, उस एपी में टर्म्स कितनी है, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ फालतू चीजें इसमें जो मैंने टिक टुक लगा दी उसको हटा देना चाहिए, ठीक है ना, उसको हटा देना चाहिए। हाँ एक सेकेंड, ताकि ये गंदा ना हो जाए ना आप लोगों के लिए। चलो ये सही है, बेटर है, क्लियर है। चलो फिर आता है बेटा, इफ आस्क्ड टू फाइंड द एम टर्म फ्रॉम द एंड। आता ही है पीछे से एन टर्म अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, पीछे से एन टर्म कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या करना है, एपी को ही रिवर्स कर, देन रिवर्स द एपी और आगे से अब एम टर्म निकाल लो। हम एपी को ही उल्टी कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 7 9 ऐसे दे रखा है। अब इसकी ना लास्ट टर्म आपको पता होगी, लेट से एक्स पता होगी, या हम 3 5 7 है ना, ऐसे ले लेते हैं 3 6, एक सेकेंड, 3 6 9 और लास्ट टर्म पता होगी 30, ठीक है ना। आपको बोला है पीछे से थर्ड टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे, एपी को ही उल्टा कर लेंगे। ये आ गया, पहले 3 3 बढ़ रहा था, अब 3 3 कम होना चालू हो जाएगा और लास्ट में 3 चला जाएगा। अब स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकालो या 5 टर्म निकालो, जो भी पूछिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कई बच्चे कहते हैं वो बता दो, तो मेरे हिसाब से ये वाला एक आसान है, जितने फॉर्मूले कम करो उतना बढ़िया है, ठीक है बेटा। इफ आस्क्ड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमारी एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इफ आस्क्ड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आपको an को लेस देन 0 रख के सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकाल। कैसे करेंगे सब बात की बात है, मैं सिर्फ फॉर्मूले पढ़ाने आया हूं, चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। ये सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बस आप इतना याद कर लो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 यानी ट्राइंगल्स। इसके अंदर भी बेटा हमारे दो ही मेजर कॉन्सेप्ट है, एक है बीपीटी और एक है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो अगर बीपीटी की बात करें यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की बात करें, तो इसका जो प्रूफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहली जो टॉपिक होगा, जो पहला ही हम क्वेश्चन करेंगे, वो प्रूफ ही करने वाले हैं। क्या कहता है बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम को, कहता है अगर एक ट्राइंगल है और डी और ई दो पॉइंट्स हैं इन दो साइड्स पर, और ये अगर पैरेलल है, तो अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो ये जो प्रोपोर्शन है एडी अपॉन में डीबी एई अपॉन में ईसी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी बराबर होता है। अब इसका कन्वर्स क्या होता है, कहते हैं कि अगर एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी बराबर है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखोगे। अब एक पॉइंट टू रिमेंबर ये है, इन एमसीक्यूज मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में हम एडी अपॉन में एबी और एई अपॉन में एसी भी लिख सकते हैं। समझो एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर ये पैरेलल है तो ये फ्रेगमेंट्स प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम, तो एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी सेम होगा। लेकिन एमसीक्यू में काम जल्दी करने के लिए कुछ एमसीक्यूज में अगर नीड पड़े तो आप एडी अपॉन में एबी और एई अपॉन में एसी भी रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि वो एडी दे देगा 2 और ये दे देगा पूरा 6, ये दे देगा मान लो x और ये दे देगा पूरा x प्लस 2,
तो ये फाइंड करने की जगह आप सीधा ही ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई? आप अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यूज। क्लियर है? एडी अपॉन में एबी, एई अपॉन में एसी। फिर आता है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखो दो पॉलिनोमियल, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिख लेना, यहां नहीं लिखी हुई। टू ट्राइंगल्स या टू पॉलीगन्स की बात कर लो पहले। दो पॉलीगन तब सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal। ये इंपॉर्टेंट बात है। दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है जी। दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, तो हम सिर्फ ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं। पहला होता है SSS। SSS का मतलब होता है अगर साइड प्रोपोर्शनेट है। देखो AB अपॉन में PQ 6/3 2 आ गया, 12/6 2 आ गया, 4/2 2 आ गया। तो AB/PQ, BC/QR, AC/PR सबका रेशियो सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। फिर आता है हमारा साइड एंगल साइड। अब जोन सी आप साइड्स प्रोपोर्शनेट कर रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मैं बताता हूं 2 मिनट में। भाई ये 6 है, ये 4 है, तो 3/2 हो गया, ये भी 3/2 हो गया, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। मान लो इसी क्वेश्चन में ये 6 ये 4 ओके, ये 9 और 6 ओके, और ये वाले एंगल बराबर दिए होते तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो पाता। क्यों? साइड एंगल साइड में अगर ये साइड प्रोपोर्शनेट ले रहे हो और ये साइड प्रोपोर्शनेट ले रहे हो तो इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, वरना वो सिमिलर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। फिर आता है एंगल एंगल। कहीं कहते हैं एंगल एंगल एंगल। भाई अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर है ना, तो उसको साबित करने की नीड नहीं होती। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो एंगल अगर बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर हो जाएगा। अब यहां पर ना नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो सबसे ज्यादा फोकस मेरा नाम पर होगा कि ट्राइंगल के नाम कौन से लोगे। मैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ नहीं लिख सकता हूं या QRP नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग चीज जो होगी वो कॉरेस्पॉन्डिंग के बराबर होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा है तो वो गलत है। क्या एंगल B जो है, क्या एंगल B Q के बराबर था? लेकिन ये तो R के बराबर दिख रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जिस पोजीशन में यहां B बैठा हुआ है उसी पोजीशन पर यहां पर R किसको बैठना है? Q को बैठना है। तो वो यहां तो हो रहा है, देखो B की जगह Q आ रहा है और C की जगह R आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हम गेम थेरेपी खेलते हैं अपनी क्लास के अंदर, करेंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो ना करे माते पियो ओ करे देसी क्यों। मतलब ये देसी घी है भाई। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल आपने सिमिलर कर दिए यूजिंग SSS, बच गए 3 एंगल, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना, तो एंगल बराबर है। आपने साइड एंगल साइड का यूज करके दो ट्राइंगल सिमिलर किए, बची हुई ये साइड, इसका रेशियो भी 3/2 ही आएगा। बचे हुए ये दोनों एंगल, ये भी ऑटोमेटिकली आपस में बराबर आ गए बाय CPST। आपने एंगल एंगल से किया, बची हुई तीनों साइड वो भी ऑटोमेटिकली आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी बाय CPST। इस बात को याद रखना। क्लियर है जी? क्लियर है जी? चलिए अगला चैप्टर। अच्छा, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बात है। एक तो मैंने आपको बता दी, और इसके ऊपर मान के चलो 98+% क्वेश्चन बनेगा। 98+% बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 100 ही मान के चल लो। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो है वो उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। वो उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, और मैं तो कह रहा हूं ऑल्टीट्यूड या मीडियन के रेशियो के भी बराबर होगा। ऑल्टीट्यूड यानी मीडियन के रेशियो के भी बराबर होगा। ये बात आप MCQ पे लगा सकते हो। ये आ गया, ऑल्टीट्यूड ले लो या मीडियन ले लो, एक ही बात है, दोनों में ही होगा। ठीक है जी? ये M, ये ध्यान रखना। ABC और PQR के पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियोज के या ऑल्टीट्यूड या मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन भी आप लोगों ने MCQ फॉर्मेट में देखे हैं। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर 4 मेजर फॉर्मूले तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पहले छोटी छोटी बातें समझ लो, ये काम की है, बेसिक ज्ञान है, पिछले साल का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है।
कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स कॉमा वाई। एक्स को बोलते हो आप एब्सीसा और वाई को बोलते हो आप ऑर्डिनेट। अब ये जो एब्सीसा है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मान के चलो इधर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते और जो कि पूछेगा, 9th में पूछता है, यहां पे पूछता है 3,7, ये कहते हैं कि इस पॉइंट का दूरी बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर आ जाएगा 3। इस पॉइंट की दूरी बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, आंसर आ जाएगा 7। सही है जी। क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया, -3 आ गया। इस पॉइंट की दूरी बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आंसर -3 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक नंबर अभी तुमने बटोर लिए, दिल दे दो कमेंट सेक्शन में भाई साहब। सही है जी। फिर आता है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सबको आता है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बहुत क्वेश्चन भरे पड़े हैं एनसीईआरटी के अंदर, इतने सारे, तो सोचो बाहर कितने होंगे। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो 0,b, इस बात का ध्यान रखना, क्या होगा 0,b। क्लियर है जी, डन। पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कैलकुलेट करके देता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर ही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्लियर है जी। सेक्शन फॉर्मूला आता है, अगर C A और B पॉइंट को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये हमारे फॉर्मूला। क्लियर है जी, याद रख लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही इसी का एक विकसित रूप है। ये तो एक 3:2, 4:1, 5:7 पे करेगा, ये 1:1 पे करेगा, यानी एकदम बीच में 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, याद हो जाएगा। फिर आता है सेंट्रॉइड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन देखे हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे कहने भाई, एक मैं कह रहा हूं हम इतने 100-200 फॉर्मूले याद कर रहे हैं, एक फॉर्मूला और याद कर लेंगे तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं ज्यादा चला जाएगा। बाकी इट्स योर चॉइस। मेरे हिसाब से मैंने पेपर देखा है, आप लोगों के भी यारी दोस्ती में। अच्छा, किन किन के प्री बोर्ड में सेंट्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो कमेंट में बता दो, बच्चों को आश्वासन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अपने दोस्तों की मदद करो कि भाई ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। सेंट्रॉइड होता क्या है, ट्राइंगल का वो पार्ट जहां पर तीनों मीडियंस मिलते हैं। ये मीडियन आया, ये मीडियन आया और ये मीडियन आया, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। एक समय था जब ये फॉर्मूला प्रूव करना भी आता था, अब तो खैर यही नहीं पता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर पॉइंट टू रिमेंबर आते हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के पॉइंट टू रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट। अब यहां पर कुछ बच्चे ब्लंडर कर देते हैं, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। बच्चे क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं लगाना मिड पॉइंट, नहीं लगाना, P मिड पॉइंट नहीं होगा। PA को PB के बराबर रखना है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पता है ना यहाँ पर क्या लगाना है भैया, डिस्टेंस। मिड पॉइंट फॉर्मूला ना लगाएं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पैर ही पड़ता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाना। कई बच्चे लाइव क्लासेस में आके कहते हैं रॉन्ग पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। मुझे नहीं पता वो बच्चे कहां से सीखे, इस साल ये शुरू हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर्टेन केसेस होते हैं, 1000 में से 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे जहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेम आंसर आ जाता है। भाई नहीं आएगा, याद रख लो। रेशियो गिवन नहीं होगी तो के रेशियो 1 लेट कर लोगे, m1 m2 लेकर नहीं करोगे, के रेशियो 1 लेट करोगे। 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, चौथा फाइंड करना है, जो कि भैया पिछले 7-8 सालों से पेपर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD को बराबर रखना है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है ना। अब इसमें एक और भी चीज आती है कि चारों दिए हुए हैं आपको, लेकिन बीच में ABCD गायब है। मान लो ऐसा आता है ना, A3 और B4 ऐसा आ गया, तो A और B की वैल्यू निकालनी होती है जब आपको, तब भी आपको यही करना है। पैरेललोग्राम की वर्टिसेस से लेके कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है, मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी इस डायगोनल का मिड पॉइंट इस डायगोनल के मिड पॉइंट के बराबर होगा। और एरिया ऑफ रोम्बस याद कर लेना, एनसीईआरटी में तो ब्रैकेट में हिंट गिवन था, पेपर में नहीं आएगा। हाफ डायगोनल 1
डिस्टेंस फॉर्मूला और डायगोनल 2 डिस्टेंस फॉर्मूला से बन जाएगा। क्लियर है जी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है। मैं मेरे हिसाब से कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये है। सेक्शन देखो, अभी सेक्शन फॉर्मूला में दूर से पता चलता है यहाँ पे सेक्शन लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं पता चलता। आओ समझते हैं। क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि ऑलवेज अप्लाई ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस साल तो यही है, आगे जाकर हम इसे ऑब्ट्यूज, एक्यूट सब ट्रायंगल में लगाएंगे। इस साल हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल तुम जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बचती हैं दो साइड। फिर क्वेश्चन में आपको एक एंगल जरूर गिवन होगा, तो इसका जाप कर लेना। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये एंगल दिया होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाती, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर। अभी हमने ये लिया है और ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर 6 रेशियोज होते हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक या टी रेशियोज कहते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसी ऑर्डर में याद करोगे तो सुखी रहोगे। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा की डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कई टीचर ने अपोजिट या बेस ऐसा करके कुछ लिखवा रखा है, वो भी आप कर सकते हो। जो याद हो उसको चेंज मत करना। आपको अभी तक कुछ याद नहीं है तो ये याद कर लो, याद है तो उसको वही रहने देना। P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी, H बाय P, ये सब फॉर्मूले होते हैं। याद करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, सब बच्चों की रग रग में दौड़ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले और बतेरे है, ये वाला बेस्ट लगता है मुझे। तो सोना चांदी तोले यानी साइन का फॉर्मूला आ गया P बाय एच, कॉस का फॉर्मूला आ गया B बाय एच, टैन का फॉर्मूला आ गया P बाय बी। और बाकी 3 मैंने आपको ऑर्डर में इसलिए याद करने को कहा था क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, चेक करो। कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इसलिए इसको इसी ऑर्डर में याद करोगे, पहले 3 के उल्टे बाद के 3 होंगे। फिर आती है इनकी एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म। साइन की फुल फॉर्म होती है साइन ई, ये एमसीक्यू और एजर्शन रीजनिंग में पूछा जा रहा है। कॉस की होती है कोसाइन ई, और को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू होगी वो ही कॉस 80 डिग्री की वैल्यू होगी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम 90, ठीक है ना। तो जो साइन 10 डिग्री की वैल्यू होगी वही सेम होगी कॉस 80 की। जो हमारी अगर हम बात करते हैं कॉस की, सॉरी भाई कॉसेक, हाँ कॉस की सही है। जो हम बात करते हैं जैसे टैन आ गया, टैन क्या है? टेंजेंट। कॉट क्या हो गया? को टेंजेंट। तो यानी जो अगर हम टैन 12 डिग्री की बात कर रहे हैं वही कॉट 78 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। पढ़ना नहीं है हमको, लेकिन हमें मतलब पता होना चाहिए क्या बोल रहा है, आगे तो जाओगे ना जीवन में। तो टैन आ गया, सेक का होता है सीकेंट, कॉसेक का क्या हो गया? कोसीकेंट। तो 3 वैल्यूज होती हैं और 3 उनके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है और सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है। ठीक है जी, याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, बस इसको याद कर लो और फिर पेपर में अप्लाई करना सिखाएंगे। इस साल की जितनी भी मैराथन्स होंगी, मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया है अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर ही, ट्रिग्नोमेट्री को हम सबसे पहले ले रहे हैं। पता है ना आपको, कल सुबह ट्रिग्नोमेट्री। अब वहां पर हम इसलिए सबसे पहले ले रहे हैं कि आने वाले 10 दिन जो मैं आपको ऐसा टास्क दूंगा, डेली का होमवर्क दूंगा, जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री ना एनरिच हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग थी तो सुपर स्ट्रॉन्ग, एवरेज थी तो स्ट्रॉन्ग, नहीं आती थी तो एटलीस्ट पेपर में डर नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। पेपर में कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैं आपको कोई झूठे आश्वासन नहीं दूंगा कि ये कर लोगे वही आ जाएगा, नहीं भाई। 10 दिन के अंदर और 1 साल की मेहनत में फर्क होता है, लेकिन 10 दिन में इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कि आपका मन से भय निकल जाएगा। और एक बार भय निकल जाता है ना तो मतलब चांसेस टू बीइंग करेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइन 1 बाय कॉसेक, कॉसेक 1 बाय साइन, बताया ना एकदम उल्टा होता है, ये भी उल्टा होता है, ये भी उल्टा होता है। टैन होता है 1 बाय कॉट और एक होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, याद रख लेना। और ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिससे हम और सारे क्वेश्चंस भी बनाते हैं। इस चैप्टर में एक टेबल वाली बात और बच जाती है, जो अब टेबल आपको याद करनी है भाई। बनाने की ट्रिक पे मत उलझो, याद करो, बेहतर वही है, ठीक है ना। तो टेबल को आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री क्लास से पहले, यानी कल सुबह से पहले, ऑब्वियस सी बात है। बाकी पेपर से पहले भी कर लोगे तो चल जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब होता है, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? जब 0 बन जाता है तो उसको पॉसिबल वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दो ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाकी फिगर बन गई तो सारा काम हो जाएगा, बहुत मेहनत करेंगे इसके ऊपर भी। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे। अब बात करते हैं, एक सुंदर नहीं, नटखट लड़का, एक नटखट लड़का एक सुंदर कन्या को देख रहा था नीचे से। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। नीचे से ऊपर देख रहा है। नॉर्मल रे ऑफ साइट, और सॉरी ये है नॉर्मल रे ऑफ साइट ऐसे रहती है, और ये आती है रे ऑफ साइट जो एक्चुअल है, जो वो नैनो से नैन मिले, है ना, वो वाला। तो ये जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, गर्दन उठ जाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बात और ऐड करता हूं, जैसे जैसे वो उसके करीब आता रहेगा उसकी गर्दन उठती रहेगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता रहेगा। फिर उसने क्या कहा, भैया मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, छत पे चढ़ गया। हाँ जी, नहीं मैं कोठे उत्ते चढ़े या कबूतर ले। कितने गाने याद आ गए इन दोनों को देखकर। चलो मतलब जवानी याद आ गई। चलो यहां पर खड़े होकर वो सुंदर कन्या को देख रहा है। अब क्या है, नॉर्मल रे ऐसी थी, अब उसको अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। क्या हुआ, वो पुष्पा है लेकिन लड़की को देख के गर्दन झुकानी ही पड़ी। अब रे ऑफ साइट जो एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल, ये रे ऑफ साइट, ये नॉर्मल, ये रे ऑफ साइट। अब जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात हम सब जानते हैं। पहले हमें लगा था कि दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली ना कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब ये जो एंगल बनेगा वही एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। तो फिगर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता एंगल ऑफ डिप्रेशन की, लेकिन हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर दिखता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। अभी फिलहाल मैं यहां पर यही कहूंगा कि इसमें अभी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने पढ़ा, टेबल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पंडित बदीप शाह हरर बोले सोना चांदी तोले, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर टैन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस, और वो कैसे पता चलेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही पता चलेगा कि P अपॉन में H अगर रेशियो निकालना है तो साइन का इस्तेमाल होगा या कॉसेक का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। बाकी ये हम करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक आता है सर्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको कुछ अपने हिसाब से भी लिखना। सर्कल में आता है भैया सेंटर, क्या बात बताइए सर। रेडियस, वेरी गुड सर। डायामीटर, क्या बात है सर, डायामीटर आ गया 2r, यानी जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। सर नई बातें बता रहे हो। फिर आता है चॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड होता है ये भैया A, और ये आ गया हमारा B। दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। ये होती है सीकेंट, एक लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके जाती है, और ये दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं, ये फर्क है। डायामीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। अब बोलो सर ऐसी बात हमें पता ही है बेटा, लेकिन ये असर्शन रीजनिंग में पूछी जा रही है, मैं क्या करूं। अब बेसिक वाले बच्चों में आ सकता है। और ये होता है बेटा हमारे सीकेंट। ये आता है टेंजेंट, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट क्या होती है, जब एक सर्कल से एक लाइन सिर्फ छू के जाती है उसको आप टेंजेंट कहते हो, एक कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट को बोलते हो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हो। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बाहर के पॉइंट से एक सर्कल पर एट अ टाइम आप सिर्फ 2 टेंजेंट बना सकते हो, और ये दोनों की दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, PA PB के बराबर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जब रेडियस बनता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस बात को हम प्रूव करेंगे थ्योरम 10.1। हमारे सर्कल की शुरुआत जो चैप्टर की होगी वो इसी थ्योरम से। फिर आता है बेटा ये वाला, क्या कहता है कि ये तो आपने बनाया, ये दोनों तो बराबर है ही है, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना बेटा, वो क्या होगा, हमारा सप्लीमेंट्री होगा। ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट द मोस्ट, और वो भी एट द एंड ऑफ डायमीटर। कह रहे एक सर्कल पर एक समय पर सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं, और वो भी जो बनेंगी ना वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे बनेंगी, फिर ये हमने 9th की एक थ्योरम है, क्या है, इफ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AC जो है वो BC के बराबर आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब मैं आपको 9th का क्यों बता रहा हूं, आप जानते हो डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये सब बातें पेपर में लगती है, ठीक है ना। तो 9th का ये कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखना कि अगर OC जो है वो AB के परपेंडिकुलर है तो ये बराबर होगी, या उल्टा अगर ये बराबर है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा।
फिर आता है एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पे बनने वाले सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखना, एक नहीं जितने भी बनेंगे सारे 90 के होंगे। फिर आता है डिग्री मेजर थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is always double of the angle subtended by it at remaining part of the circle। एक आर्क ने सेंटर पर x डिग्री का एंगल बनाया तो बाकी पार्ट पे, अब ये वाला आर्क तो खत्म हो गया ना, बाकी आर्क पर अगर वो कितने भी एंगल बनाएगी वो सारे x/2 के होंगे। डिग्री मेजर थ्योरम 3 फिगर वाली थ्योरम थी 9th स्टैंडर्ड में। फिर ये आता है बेटा एंगल इन सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट में बनने वाले सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ध्यान रखना। तो ये भी 9th की बात है, ये भी 9th की बात है, ये भी 9th की बात है और ये भी 9th की बात है। फिर आता है एक बोनस पॉइंट, अगर इस प्रकार की फिगर तुमको दिखती है पेपर में, एमसीक्यू में जा देखो, ये बड़ा क्वेश्चन भी आएगा छोटा भी आएगा, एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेना, या ये प्रूव करना भी आ सकता है, जिसको हम क्वेश्चंस में करेंगे। जो पीए है, जो पीए है वो हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, ये ध्यान रखना। ये है ना ये क्वेश्चन, किया है ना, जानते हो ना कितनी इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर इस चैप्टर का, ठीक है ना, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कुछ अनोखी बातें सुनने को मिलेंगी। पहला सरकमफ्रेंस, सबको पता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। लेकिन पेरीमीटर, कुछ बच्चों को नहीं पता कि सरकमफ्रेंस ऑफ पेरीमीटर में फर्क है। लेकिन अगर मैं बोलूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल एक ही बात है। देखो सरकमफ्रेंस होता है कर्व्ड पाथ, पेरीमीटर होता है कर्व्ड प्लस फ्लैट। सर्कल में सिर्फ कर्व्ड पाथ ही है, इसलिए सरकमफ्रेंस यूज होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है खाली ये वाला हिस्सा, खाली ये वाला हिस्सा। लेकिन पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है ये वाला हिस्सा तो आएगा ही मेरी जान, ये वाला हिस्सा भी है। तो पाई आर में डायामीटर और जोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या प्रोट्रैक्टर, वो डी को बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो गया, ये बात सब जानते हैं। फिर आता है लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमें पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ना निकालना हो, सिर्फ उस आर्क की एक छोटी सी लेंथ निकालनी हो, ये निकालनी हो, ये होता है माइनर आर्क, ये होता है मेजर आर्क। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक तो रेडियस और एक चाहिए ये एंगल थीटा, ठीक है ना। अब देखो मेजर, अगर माइनर की बात करेंगे ना, जो थीटा होता है वो 180 से छोटा होता है, मेजर की बात करोगे तो थीटा 180 से बड़ा होता है। फॉर्मूला एक ही है, थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। अगर एंगल 180 से बड़ा हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो मेजर आ जाएगी, वो आर कौन सी होगी, मेजर, और अगर 180 से छोटा हुआ तो वो माइनर हो जाएगी। क्लियर है जी, एक ही फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क निकालने। फिर आता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, यहां पर भी एक ही फॉर्मूला है, थीटा अगर 180 से बड़ा है तो ये आएगा, और थीटा अगर 180 से छोटा है तो ये आएगा, ठीक है ना, माइनर। ये रहा हमारा थीटा और ये रहा हमारा रेडियस, फॉर्मूला एक ही है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये ले लो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पीपीटी मैं जो बना चुका हूं, मैं आपको बता दूं 4-5 क्वेश्चन डालें इस टॉपिक के, क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पेरीमीटर और सेक्टर निकालना, इन दोनों का मिश्रण है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये सर्कल है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, आओ बताता हूं, ध्यान सुनना। ये और ये लेंथ ऑफ आर्क में सिर्फ ये आता है, यानी थीटा बाय 360 2 पाई आर। पेरीमीटर में ये दो रेडियस भी जोड़ने पड़ेंगे, यानी कर्व्ड प्लस फ्लैट, तो कर्व्ड प्लस फ्लैट 2r भी जोड़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, मुझे पता था कुछ बच्चे अटकते हैं। फिर आता है बेटा सेगमेंट। अब यहां पर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मेजर और माइनर के फॉर्मूले सेम थे, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ 3 ही टाइप के एंगल होंगे, समझो। आप माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, ये माइनर है ये मेजर है। सेगमेंट क्या होती है पता है ना, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, उसको एरिया कहते हैं, उसको सेगमेंट कहते हैं। और ये जो ये आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, ये तो पता ही होगा वैसे तो, मैंने फिर बता दिया। फिर यहां पर आ गया बेटा हमारा माइनर आर, अच्छा ये तो हो गया ना। यहां देखते हैं सेगमेंट, तो यहां पर थीटा जो होगा ना वो 3 ही हो सकते हैं, या तो 90 होगा या 60 होगा या 120। अगर आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हो या एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हो, वहां कोई भी थीटा आ सकता है, 80, 81, 92, 93.5 कुछ भी आ सकता है।
लेकिन यहां पर अगर आप बात करोगे सिर्फ 3 ही एंगल एग्जिस्ट करते हैं सिलेबस में, 110 डिग्री का तो आंसर मुझे भी निकालना नहीं आता, ठीक है ना। चलो फिर यहां पर आता है 90, 60 और ये। तो फॉर्मूला क्या है देखो, एरिया, ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो सबको आता है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाफ आर स्क्वायर। क्या करना है, हाफ आर स्क्वायर। अगर ये 90 है तो 60 है तो √3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल बन जाएगा। क्लियर है, ये डायरेक्ट लगाओगे, ये भी आप डायरेक्ट लगाओ। अब अगर एमसीक्यू आता है या 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर आता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। कुछ टीचर जब ये क्वेश्चन बड़े वैल्यू का आता है, 3 मार्क्स का आता है, 5 का आता है, आता नहीं है वैसे, अगर 3 का आ गया तो हम इसको साबित करके दिखाएंगे, वो हम अपने क्वेश्चन में करेंगे साबित, हम करेंगे साबित। चिंता मत करो कि ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले फॉर्मूला साबित करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है जी। ये तो बात हो गई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। मेजर कैसे निकालोगे, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा पूरा, उसमें से एरिया ऑफ माइनर माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेजर सेगमेंट का आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लगाओगे। ठीक है जी, हाँ जी, हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ भाई, इससे पहले 2 बार खराब हो चुकी है आगे बढ़ेंगे। फिर आता है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। समझाने लायक कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ और सिर्फ याद करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। 2 बातें बता के जाऊंगा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा, अब भी बता देता हूं अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो, कि जो वॉल्यूम होता है वो तो क्लियर होता है कि भैया उसकी कैपेसिटी निकालनी है, कितना दूध आएगा उसके अंदर, कितना पानी आएगा, क्लियर है वॉल्यूम, मास। लेकिन एरिया की बात जब होती है ना, तो यहां पर ऐसा नहीं आएगा बट टीएसए ऑफ कोण निकालो, सीएसए ऑफ कोण निकालो। तो आपको बस ये समझना है, जब भी एरिया की बात होगी तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस ऑब्जेक्ट को, क्या होगा, हेमिस्फीयर के ऊपर कोण होता है, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर होता है, सिलेंडर के आजू बाजू हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको पेंट करना है मुझे। अब आप ये देखो, बन जाओ पिकासो थोड़ी देर के लिए। अब आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को पेंट करना है। अब जहां जहां ब्रश चलेगा वो वाला एरिया कंसिडर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिलेंडर और हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, जैसे गुलाब जामुन था, उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं एरिया निकालना है। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चा इस वर्ड को देखता है टोटल एरिया को, और सिर्फ दोनों क्या करता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अरे नहीं भाई, वो तो चिपक गए ना आपस में, वो तो आपस में चिपक गए ना। यहां पर भी एक हेमिस्फीयर चिपक गया, यहां पर भी, तो इधर थोड़ा तू पेंट करेगा, ना ही हेमिस्फीयर के फ्लैट पोर्शन पे पेंट करेगा, वो थोड़ा पेंट करेगा। तो सिर्फ इधर पेंट होगा, सिर्फ इधर पेंट होगा और सिर्फ इधर पेंट होगा। तो जहां जहां ब्रश चलेगा, जैसे अब हम करेंगे क्यूब के ऊपर कटोरी रख दी, वो 4 कॉर्नर बच जाते हैं, तो वो सब हम करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी फॉर्मूला याद रख लो। अब मैं 5 मिनट लगा के सारे फॉर्मूले पढ़ूं, कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो स्फेयर का सीएसए और टीएसए वो सेम रहता है। ये रही आपकी फिगर। एल होता है स्लांट हाइट, जिसको नहीं पता, एल होता है हमारा स्लांट हाइट। एल का फॉर्मूला होता है √h² + r²। 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कुछ, जैसे आपने 9th में जो लास्ट ईयर पढ़ा था वो पढ़ा था कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर। ये 3 नए हैं। नए क्या है, बचपन में फिर ही पढ़ रखे, तो आपको इसको याद करना, पूरा साल ही पढ़ाई होगा। इन फॉर्मूले को बेटा याद करना, समझाने योग्य इसमें कुछ भी नहीं है। टेबल तुम्हारे लिए मैंने एक ही जगह बना दी और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर भी दे दिए। डायगनल आ जाओ जी। क्यूब का जो डायगनल होता है, क्यूब का जो डायगनल, मान लो ये कमरा क्यूब है, क्योंकि मुझे लगता है सर्टेन पॉइंट पे शायद ही मैं क्यूब एक कमरे में ही हूं, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ मुझे सेम ही लग रही है, बाकी नापना पड़ेगा। तो उसका जो डायगनल होगा, लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल रूम, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, √3a। ए बाहर है। ऐसी डायगनल ऑफ क्यूबॉइड के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है मेरे पास, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। आजकल हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। √L² + B² + H², ये आ जाएगा। फिर मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, 9th में पढ़ा था। लीटर में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर है जी। लास्ट चैप्टर पर आते हैं। अच्छा, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी। सेकंड लास्ट चैप्टर पे आते हैं। पहला टॉपिक आता है मीन मोड मीडियन। सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस डेटा पे सीखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला, सबमिशन सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f।
ए क्या होता है बेटा, यहां पर ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। हम अपने, अच्छा, जो ये एक्स होता है, एक्स होता है हमारा क्लास मार्क्स। कैसे निकालते हो बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिसको मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो आप एक्स में से कोई भी एक चीज चुन लो, कोई भी एक चीज चुन लो। मैं प्रेफर करता हूं बीच वाली चीज चुनो, उसको ए बोलते हैं। और डी कैसे निकलता है, एक्स को ए में से माइनस करके आपका डी आ जाए, ठीक है ना। फिर आता है स्टेप डेविएशन, जो कि मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एनसीईआरटी वालों से एक गलती हो गई, एक एग्जाम्पल छोड़ दिया इन्होंने, बाय मिस्टेक हटाया नहीं। तो फिर हम आपको पढ़ा देंगे, ये जिसको अभी समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला याद कर लेना, एफ यू। अब यू क्या है, बाकी सब तो समझ में आ गया। यू है जो x माइनस ए आप कर रहे थे, डी आप निकाल रहे थे, उसको हाइट से डिवाइड कर दो, जो कि क्लास विड्थ होती है ना, उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा u आ जाएगा। क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। सवाल उठता है कि सर कब कौन सा मेथड लगाना है, ये तो बता दो। तो बेटा अगर डेटा छोटा है तो ये वाला मेथड, ओरली कैलकुलेट कर पा रहे हो, कम रफ वर्क में जाना पड़ रहा है तो ये एज्यूम इन मेथड तब लगाना चाहिए जब आपके पास ऑब्वियसली बात है बड़ा हो जाता है डेटा, आप ओरली कैलकुलेशंस कम कर पा रहे हो, 19 इंटू 17 करना पड़ रहा है, तो आप एज्यूम इन मेथड का इस्तेमाल करोगे तो वो डेटा थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। डेटा श्रिंक हो गया, लेकिन अभी भी ये मेथड कब लगाएं, जब डेटा बहुत ही बड़ा हो, ठीक है ना। अभी भी मजा नहीं आया ये करने के बाद भी, डी निकालने के बाद भी मल्टीप्लीकेशन बड़ी पड़ रही है, एफ और डी को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और छोटा करने के लिए ये लगाते हैं। लेकिन मान के चलो आपको ये दोनों ही पढ़ने हैं, सर क्या डायरेक्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसी मेथड से करना है? आ सकता है, आ सकता है। पहले मैं मानता था नहीं आता, फिर मैंने देखा है आ सकता है। बच्चों के प्री बोर्ड्स में आया है, अब प्री बोर्ड्स में आ रहा है तो शायद स्कूल में जो बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है। बोर्ड में कभी शायद नहीं पूछा गया, कंपार्टमेंट में एक आध बारी पूछा गया है, लेकिन तो अब आप दोनों प्रिसाइज मेथड याद रखें। फिर आता है मोड और मीडियन, ऑल दो फॉर्मूला ही याद करना है आपको, इसका भी फॉर्मूला एप्लीकेशन तो क्वेश्चन वाला चलेगी, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं, उसकी भी लोअर लिमिट को आप बोलोगे L। मैं सब सिखाऊंगा यार, चिंता मत करो, फॉर्मूला याद करके बैठ जाना। ये ना हो कि जब मैं सिखा रहा हूं या तुम पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी और से भी पढ़ रहे हो, तुम डम बैठे हो। फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर अभी पढ़ाएंगे तो मुझे F1 समझ में आ जाएगा, F1 क्या है वो समझ लूंगा, F1 लगाना है ये तो याद होना चाहिए ना। फिर F1 क्या होता है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। F1 के ऊपर वाली F0 होती है, F1 के नीचे वाली F2 होती है, H होती है हमारी क्लास की विड्थ, यानी जो क्लास साइज होता है। फिर आता है मीडियन, मीडियन का भी फॉर्मूला याद रखेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। जो n/2 होगा वो होगा, देखो n क्या होता है, टोटल ऑफ F का टोटल, उसको आधा करेंगे। और मीडियन क्लास निकालने का एक तरीका है, कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैं आपको बताऊंगा। और अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद करो। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी आपको एक MCQ 100% दिखेगा, 100%, वो है इंपेरिकल रिलेशनशिप। जल्दी बता दो, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, दो वैल्यू दे देंगे, एक गायब कर देंगे, या डायरेक्ट भी पूछते भैया बताओ टिक करो क्या है इन चारों में से कौन सा सही इंपेरिकल रिलेशनशिप है। आ गया, सही है जी, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है प्रोबेबिलिटी। वी ऑल नो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ गेटिंग समथिंग या पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग एन इवेंट और नॉट हैविंग। देखो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से, ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आशु भाई करता है। एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे पुकम कर लेना, टॉस कर लेना, बैग में हाथ डाल के बॉल निकाल देना, और कॉइन को टॉस कर देना, कार्ड्स उछाल देना, ये सारे मतलब कार्ड्स सेलेक्ट कर लेना, ये सारे एक्सपेरिमेंट है। अब उस एक्सपेरिमेंट्स में से हम कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने डाई रोल किया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर आने की, तो ये जो 2, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सब इवेंट्स हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी उस इवेंट में कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अपॉन में उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या थे। डाई को रोल किया, टोटल आउटकम 6 थे तो 6 आ गया, इवन कितने तो उसमें से 3, तो ऊपर 3 आ गया, 3/6 आंसर आ गया। ऐसा करने से प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी रहती है और 1 से छोटी रहती है। 0 भी आ सकती है
उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। डाई फेंकने पर 7 नहीं आ सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। 1 श्योर इवेंट भी हो सकता है, डाई फेंकने पर 7 से छोटे नंबर ही आएंगे, ये श्योर है, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है ना। आंसर इन्हीं के बीच में रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। किसी भी चीज के होने की प्लस ना होने का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। ये 2 फॉर्मूले आप टिप्स पर याद रख लोगे, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, रेड नॉन रेड, ये सब बातें आपको याद ही होंगी। फिर आता है बेटा कॉइन का गेम। कॉइन, अगर आपने एक कॉइन उछाला तो 2 आउटकम है, हेड और टेल। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन्स और नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। एक ही बात है, कितने कॉइन टॉस कर रहे हो या एक कॉइन कितनी बारी उछाल रहे हो। तो यहां पर एक था 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, हेड और टेल। 2 थे 2 की पावर 2 तो 4 आएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये दोनों अलग अलग है, पता होगा ना। 3 आ गए, 3 का 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 कितने हो गए याद रख लो, याद करने की ट्रिक बता देता हूं। तीनों एच लिख लो, लास्ट में टी, बीच में टी, सबसे पहले टी, तीनों टेल लिख दो, लास्ट में हेड, बीच में हेड, सबसे पहले हेड। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, सही है ना बेटा, ये आ गया। इसके बाद बात करेंगे डाइस की। अच्छा 300 पर नहीं आएगा, 300 पर 11th क्लास में आएगा। डाइस यानी गिट्टा, ठीक है ना। 1 डाइस इज रोल्ड, अगर एक डाई रोल करोगे तो 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को रोल करोगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। 36 लिख लोगे, मैं थक गया था भाई, मैंने छोड़ दिया बीच में। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मजाक कर रहा हूँ, खुद लिख लोगे ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 करके 6 6 आ जाएगा, 36 आउटकम तैयार हो गए। फिर आता है कार्ड्स, आप सबका फेवरेट। अगर पढ़ाई की तो बहुत बढ़िया, वरना पार्क में तो खेलने के काम आएगी ना बुड्ढों के सब पोले पोले दांतों से। क्या कह रहे भैया, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, सही कह रहा हूं ना भाई। पढ़ लिया अगर तो गोवा के क्रूज में बैठकर खेल लेना ठीक है ना, तब भी काम आएगी, प्रोबेबिलिटी में भी तो काम आ ही रही है। और अगर नहीं पढ़े लिखे तो पार्क में बैठकर पोपले दांतों के साथ खेल लेना। क्या समझ रहे हो, 13 स्पेड 13 क्लब, 52 पत्ते होते हैं, जोकर्स नहीं आएंगे, ठीक है जी, जोकर्स कुछ और ही कर रहे हैं आजकल। आगे देखते हैं यार क्या हो गया मुझे। 52, 26 ब्लैक 26 रेड, 26 ब्लैक 26 रेड, 13 स्पेड हो गया, 13 क्लब हो गया, 26 में 2 आ गए, 13 स्पेड और 13 क्लब। फिर 26 रेड में 13 हर्ट और 13 डायमंड। बड़ी ना सिमेट्रिक तरीके से ताश बनाई गई है। हर एक 13 पत्तों में क्या होता है, एस, इक्का ए होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती होती है। जैक आ गया, जैक मतलब होता है गुलाम। क्वीन, क्वीन मतलब रानी नहीं होता, बेगम होती है। और किंग मतलब बादशाह, ठीक है ना। तो किंग, क्वीन, किंग, ये 12 फेस कार्ड्स आ गए हैं, ये 12 फेस कार्ड्स आ गए हैं। ईच कार्ड इज 4, मतलब मेरी अंग्रेजी जितनी लगा सकते लगा दी थी। 4 ही पत्ते होते हैं हर एक। आप जैसे इसका पत्ता उठा लो 6, 4 पत्ते मिलेंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। तो 6, 4 पत्ते मिलेंगे, 2 लाल 2 काले। 9 की बात करूंगा, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। किंग की बात करूंगा, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हर्ट का, एक डायमंड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिलो, ठीक है जी। फिर कुछ ज्यादा बातें हम यहां पे कर लेते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ये पूरे सिलेबस में कहीं भी लग सकता है, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा लगता है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, बोलते हैं ना एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 है भाई, इससे ऊपर नहीं जा सकते। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट 2 मतलब मिनिमम 2 है, 2 से कम नहीं जाओगे, 2 से ऊपर ही जाओगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए आपको, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाए। इन सब का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आता है। नंबर फ्रॉम 3 से 102, जल्दी 3 तक गिनूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 3 से लेकर 102 के बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, जल्दी बताओ। तो बच्चे 99 ज्यादा लिख रहे होंगे, आंसर इज 100। बेटा देखो 102 तक तो नंबर होते हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही तो नहीं है। 1 से 102 तक में 102 ही बोलोगे, और स्टार्टिंग के 2 नंबर हटा दो तो कितने आ गए, 100। बाकी काउंट भी कर सकते हो यार। तो ये गलती मत करना, प्रोबेबिलिटी के केस में अक्सर सही आंसर ऊपर सही लिखा हुआ है, नीचे 99 लिख देते हो आप लोग, वो गलत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं।
फिर मैंने कुछ आपको याद करने के लिए आइडेंटिटीज दे दी हैं, जो बचपन वाली आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता है लेकिन बचपन की आइडेंटिटीज भूल चुके हैं, खास करके ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज मैंने पेन डाउन कर दी हैं। आप इसको याद करेंगे। उम्मीद लगाता हूं कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप याद कर लोगे, करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास अब। और याद करने से आप देखना बहुत स्मूथ हो जाओगे। खास करके जो जितने भी मैंने पॉइंट टू रिमेंबर दिए हैं ना, वो तो आपके लिए एक सोने पे सुहागा होगा, चेरी ऑन द आइसक्रीम होगा। क्या बात बोली है मैंने, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इस सेशन को हो सकता है आपको एक से लेकर 2 बारी भी देखना पड़ जाए। लिखते समय बोलो, बोल बोलकर लिखो, और एक बढ़िया सी चीट शीट तैयार करो, और तैयार होते ही मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो, मैं शेयर करूंगा, कि ताकि हम बच्चों को प्रमोट कर सके। भैया एक वार्म अप नाम की चीज होती है, हम सीधा जंग में नहीं जाते। कोहली भी जब अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में आ रहा था ना, तो मेरी मम्मी कह रही नाचता हुआ आ रहा था। मैं नाच नहीं रहा था, वो वार्म अप कर रहा था। वो पैड ऊपर नीचे करता है, ऐसे ऐसे करते आता है, ऐसे ऐसे करके आता है, करता है ना, वो वार्म अप है यार। ये वार्म अप है भाई हमारा। अब सीधा हम स्लीव ऊपर करके थोड़ा ना आ सकते हैं, पहले वार्म अप करेंगे। वार्म अप किया, फिर हम जंग लड़ेंगे। तो ये जंग के दिन है, तैयारी भी हम वैसे ही कर रहे हैं और वैसे ही करेंगे, सीना ठोक कर बाहर निकलेंगे। 10 मार्च को मेरा तुम्हारा वादा है, फक्र होगा तुमको, बोल चुका हूं तुमको। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, हमें मैराथन में मिलेंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।